हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपको गद्य भाग में संकलित कहानी महायज्ञ का पुरस्कार, जिसके लेखक कौन है, यशपाल, इस कहानी को पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे अपनी साहित्य सागर की पुस्तक के अंतर्गत जो है महायज्ञ का पुरस्कार, इस कहानी को निकालकर इसको मेरे साथ पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले कहानी के जो लेखक हैं यशपाल, इनके जीवन के कुछ स्मरणीय या महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 ईस्वी को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 ईस्वी को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यह मुख्य रूप से कथाकार और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। विद्यार्थी जीवन में ही इनका परिचय क्रांतिकारियों से हो गया था, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल में जाना पड़ा था। इन्होंने विप्लव नामक पत्रिका का संपादन किया था। किस पत्रिका का संपादन किया था? विप्लव नामक पत्र मतलब होता है पत्रिका नहीं, पत्र मतलब होता है अखबार का संपादन किया था। किस पत्र का संपादन किया था? विप्लव। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि यशपाल ने किस पत्र का संपादन किया था, तो आपका उत्तर क्या होगा? विप्लव। 26 दिसंबर 1976 को 1976 को इनका देहांत हो गया था। क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु मैंने बताया कि महायज्ञ का पुरस्कार, इस कहानी के लेखक यशपाल का जन्म जो था वो 3 दिसंबर सन 1903 ईस्वी को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यह एक कथाकार और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही जो है क्रांतिकारी विचारों का अनुपालन किया, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। इन्होंने विप्लव नामक समाचार पत्र का संपादन किया था और जो है 26 दिसंबर सन 1976 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनकी कहानियों का जो प्रथम संग्रह था, कहानियों का प्रथम संग्रह पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान, यह इनकी कहानियों का प्रथम संग्रह था। यह इनकी कहानियों का क्या था? प्रथम संग्रह था, जो पिंजरे की उड़ान इस नाम से क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। इनकी कहानियों का प्रथम संग्रह पिंजरे की उड़ान इस नाम से प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य कहानी संग्रहों में जो हैं ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का गुड्डा, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी आदि हैं। ये इनके क्या है? कहानी संग्रह है। इसके अलावा झूठा सच, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अप्सरा का शाप, ये इनके क्या है? उपन्यास है। बच्चों, सिंहावलोकन, इसके साथ ही सिंहावलोकन, न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा में इनके निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र संग्रहित हैं। इनकी साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर रीवा सरकार ने इन्हें देव पुरस्कार, सोवियत लैंड सूचना विभाग ने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक और भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। यशपाल की भाषा जो है वो अत्यंत प्रभावपूर्ण, सहज और स्वाभाविक खड़ी बोली है। भाषा कैसी है यशपाल की? यशपाल की भाषा अत्यंत प्रभावपूर्ण, सहज और व्यवहारिक खड़ी बोली है। तो बच्चों, हमने यहाँ
द्वार से निराश ना लौटता, भर पेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। पर सब दिन होत न एक समान, अर्थात सभी दिन एक समान नहीं होते। अकस्मात, अकस्मात माने होता है अचानक। उनके दिन क्या हो गए? फिरे मतलब बदले, और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। मुंह फेर लिया मतलब मुख मोड़ लिया। और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय। क्रय विक्रय का मतलब होता है खरीदना और बेचना हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी मतलब होता है गरीबी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। धन की उनके पास कोई कमी ना थी। विपदग्रस्त मतलब होता है विपत्ति में फंसे सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोस से थोड़ा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के मतलब होता है सवेरे, बड़ी सवेरे उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह माने शरीर लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज माने होता है बगीचा और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोचकर वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटियां निकालकर तोड़ने वाले ही थे कि क्या देखते हैं कि निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता बड़ा चटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता मतलब होता है उपकार भरने का भाव था। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी।
2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही थी। सेठ ने सोचा, एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या, जैसे 2 रोटी खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वह स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। याचना मतलब होता है मांगने की प्रार्थना। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मुंह का मतलब होता है जो बोल ना सके और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। बच्चों, आज जो कहानी का अंश मैंने आपको पढ़ाया है उसका सार इस प्रकार है कि एक सेठ थे, वे बहुत ही विनम्र, उदार और धर्म परायण थे। उनके द्वार से कभी कोई याचक खाली नहीं लौटता था। समय परिवर्तित हुआ और ऐसा समय आया कि उनकी धन संपन्नता जो थी वो नष्ट हो गई और वे निर्धन हो गए। उन दिनों यज्ञों के क्रय विक्रय का लेन देन था या यज्ञों के क्रय विक्रय का प्रचलन था। एक दिन गरीबी से तंग आकर सेठ की पत्नी अर्थात सेठानी ने उन्हें अपना एक यज्ञ बेचने की सलाह दी। सेठ यह सुनकर दुखी हुए पर विवश होकर अपना एक यज्ञ बेचने को तैयार हुए। सेठ जी के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर गांव के नगर में एक धन्ना सेठ रहते थे। लोग कहा करते थे कि उन धन्ना सेठ की जो सेठानी है उन्हें दैवीय शक्ति प्राप्त है और वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। सेठ ने इन्हीं धन्ना सेठ को अपना एक यज्ञ बेचने का निश्चय किया। सेठा और निश्चय करके वह सेठ से मिलने के लिए चल गए। सेठानी ने रास्ते में खाने के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बांध दी। आधा रास्ता पार कर लेने के बाद उन्होंने भोजन और कुछ देर विश्राम करने का निश्चय किया। वे एक बगीचे में गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटियां खाने ही वाले थे कि उन्होंने कुछ दूरी पर भूख से चटपटाते हुए एक कुत्ते को देखा। सेठ ने एक रोटी के टुकड़े करके उस कुत्ते को खिला दिए। रोटी खाकर वह कुत्ता सेठ की ओर देखने लगा। सेठ ने दूसरी रोटी भी उसे खिला दी। दूसरी रोटी खाने के बाद कुत्ते में कुछ जान आ गई और वह खिसकता हुआ सेठ के सामने आ गया। सेठ ने पहले तीसरी और बाद में चौथी रोटी भी उस कुत्ते को खिला दी और स्वयं एक लोटा जल पीकर अपना रास्ता पकड़ा। तो बच्चों, ये जो कहानी मैंने आपको जितना इस कहानी का पढ़ाया है वह समझ में आ गया। अब आप सभी बच्चे जो है अपनी साहित्य सागर की अभ्यास पुस्तिका निकालिए और अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पेज संख्या 32 पर आइए। देखिए, पंक्ति संकेत दिया हुआ है। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। इस पंक्ति संकेत पर आधारित जो पहला प्रश्न है का है सेठ के चरित्र की क्या विशेषता थी? तो अभी मैंने बताया कि वो कैसे थे, दयालु थे, धर्मपरायण थे। तो इसको आपको इस प्रश्न के उत्तर को अपने शब्दों में क्या करना है, लिखना है। इसी पंक्ति संकेत पर आधारित अगला प्रश्न खा है संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। पंक्ति द्वारा समाज की किस दुर्बलता की ओर संकेत किया गया है? पंक्ति
पंक्ति संकेत पर आधारित का प्रश्न है बच्चों। उन दिनों क्या प्रथा प्रचलित थी? सेठानी ने सेठ को क्या सलाह दी? पंक्ति संकेत पर आधारित चौथा घा प्रश्न है। सेठानी की बात मानकर सेठ जी कहाँ गए? धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में क्या अफवाह थी? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको सोच समझकर अपने शब्दों में